अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम 3 बड़े टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें साइमन कमीशन आती है पहले, तो क्यों आई, क्या थी, उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, फिर नेहरू रिपोर्ट जो थी वो क्या थी और जिन्ना के 14 नुकात जो हैं वो क्या थे। तो आप लोगों ने बचपन में 14 नुकात और नेहरू रिपोर्ट जो है रट्टे मारे होंगे। आज तक समझ नहीं आती कि वो क्या थे, क्यों हुए। इस टॉपिक्स में हम डिस्कस करते हैं कि 14 नुकात असल में थे क्यों, उनकी वजूहात क्या थी, नेहरू रिपोर्ट क्या थी, उसको नेहरू रिपोर्ट क्यों कहते हैं, साइमन कमीशन क्या थी। असल में ये तीनों टॉपिक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, तो इसलिए हम इनको इसी तरह पढ़ते हैं। सबसे पहले हम 1927 साइमन कमीशन को पढ़ के देखते हैं। असल में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये जो साइमन कमीशन थी या साइमन कमीशन रिपोर्ट बाद में आती है, नेहरू रिपोर्ट, जिना 14 पॉइंट्स या जिना 14 पॉइंट्स आप कह लें, रिपोर्ट जो है ये चीज़ थी कि ब्रिटिश चाह रही थी कि हिंदुस्तान में नए नए कानून लाएं, रिफॉर्म्स लाएं। उस रिफॉर्म्स के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ सजेशंस ली जा रही हैं। तो जो ब्रिटिश सजेशन देती है रिपोर्ट, जिसके थ्रू वो साइमन के थ्रू देती है, हम देखेंगे आगे। और जो कांग्रेस होती है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, वो अपना ओपिनियन देती है कि हिंदुस्तान में ये होना चाहिए, इस तरह होने चाहिए, वो नेहरू रिपोर्ट कहलाती है। और जिन्ना जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह का आइन आना चाहिए, तो वो जिनास 14 पॉइंट कहलाते हैं। सबसे पहले हम साइमन कमीशन को देखते हैं। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में, जो हिंदुस्तान की लॉ मेकिंग बॉडी थी, कमिटी थी, जिसको साइमन कमीशन कहा जाता है, उसमें 7 बंदे थे। जिसका जो 7 बंदों का ताल्लुक था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से था। वो किसकी सरबराही में हिंदुस्तान आए? सर जॉन साइमन के। तो सर जॉन साइमन की सरबराही में 7 बंदे ब्रिटिश पार्लियामेंट से हिंदुस्तान आए, तो उस कमीशन का नाम साइमन कमीशन कहा गया। ये अगले साल फरवरी 1928 में हिंदुस्तान में पहुंचते हैं, जो ब्रिटिश इंडिया थी वहां पहुंचते हैं। वहां पे इनको क्या टास्क दिया जाता है? इनको ये कहा जाता है अब जाएं वहां पे, हालात देखें, पिछले जो एक्ट्स आए थे 1909, 1919, उनका जायज़ा लें और बताएं कि हिंदुस्तान में क्या-क्या करने की ज़रूरत है कि इंतज़ामी मामलात को बेहतर बनाया जाए। जब ये हिंदुस्तान आते हैं, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लोग हमसे मिलेंगे, अपनी ओपिनियन देंगे, सजेशन देंगे, लेकिन होता क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट और गो साइमन गो के नारे लगते हैं। लोग जो इनका बायकॉट करते हैं, वो जब आते हैं वो कहते हैं क्विट इंडिया और गो साइमन गो बैक, हम आपसे कोई बातचीत नहीं कर, आप चले जाएँ। ये जो 2 लफ्ज़ हैं, ये किसने कॉइन किए थे? ये बड़े मशहूर, हम पढ़ते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट और गो साइमन। इसमें एक इंडिया के जो फ्रीडम के लिए जो बंदा था जिसने ये लफ्ज़ कॉइन किए थे, जो उनका नाम यूसुफ मेहरले था। तो उन्होंने ये 2 लफ्ज़ निकाले, जो नारे थे, ये इन्हीं से मंसूब है, इन्होंने निकाले। क्विट इंडिया, जो बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानी जाती है, और साइमन गो बैक जो है, यूसुफ मेहरले ने दिए थे। अब क्या होता है 1930 में, ये जो कमीशन है, ये इंडिया के मुख्तलिफ जगहों पे विज़िट करी, लोगों से मिले। तो 30 अक्टूबर को 1928 में ये लाहौर पहुँचते हैं। तो वहाँ पे जो कांग्रेस के एक लीडर होते हैं, लाला लाजपत राय जो है, वो प्रोटेस्ट करते हैं, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट में क्या होता है? पीसफुल प्रोटेस्ट होती है। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि तोड़-फोड़, वो पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होती है। पुलिस इनके ऊपर चार्ज करती है, लाठी चार्ज करते है, उसमें लाला लाजपत राय जो है, वो ज़ख्मी हो जाते हैं और बाद में वो उनकी डेथ हो जाती है। तो कमिटी जो आती है वो इसके बावजूद भी हिंदुस्तान में आके अपना जो टास्क दिया होता है वो पूरा करती है, और उसके ऊपर बाद जो है वो अपनी एक रिपोर्ट बनाती है। अब रिपोर्ट क्या बनाती है? वो कहती है क्या-क्या हिंदुस्तान में होना चाहिए, हम इसको देखते हैं। कि आया ब्रिटिश जो आगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया, वो ब्रिटिश अपने हिसाब से बनाती है या इस रिपोर्ट के मुताबिक बनाती है? आप देखें रिपोर्ट में क्या-क्या ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है हिंदुस्तान के लिए। तो कहती है डायरकी जो 1919 में दी गई थी, जिसमें कुछ पावर्स जो है प्रोविंसेस को दी गई और कुछ पावर्स जो है फेडरल के पास रही। वो कहते हैं कि डायरकी सूबों के अंदर खत्म कर दी जाए, और मिनिस्टर्स जो हैं उनको जो कानून साजी है उनके सूबों तक, सारे डिपार्टमेंट में, वो जो है उनको दी जाए। मतलब एक तरफ वो कह रहे हैं कि डायरकी को आप खत्म करें प्रोविंसेस में, फेडरल तक रहने दें, और दूसरी तरफ प्रोविंसेस में जो है, मतलब सूबों में, मिनिस्टर्स को इख्तियारात दें कि वो अपने हिसाब से कानून साजी करें। तो एक हिसाब से इसकी एक अच्छी चीज़ है कि डायरकी जब खत्म हुई, डायरकी में असल में डिवीजन ऑफ पावर में फिर भी पावर ब्रिटिश के पास ज़्यादा थी। तो कहते हैं सूबों को इख्तियार दे दें कि वो अपने मामलात खुद हल करें। सेंटर ब्रिटिश चलाएगी और सूबे इंडियंस चलाएँगे। लेकिन इसके साथ क्या करती है? गवर्नर को फिर भी ये पावर होती है कि वो सूबों के अंदर माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकें। अभी भी आप देखते हैं आजकल भी सूबों में एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक गवर्नर होता है।
जो चीफ मिनिस्टर है वो लोगों के वोट से आता है और गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के विल से आता है। लेकिन गवर्नर जो अपनी मर्जी से या प्रेसिडेंट की कहने पे पूरे लोगों की नुमाइंदगी उसको खत्म कर सकता है। तो ये पावर जो है ये ब्रिटिश से आई है। साइमन कमीशन भी यही सजेस्ट करी थी, गवर्नर्स को आप स्पेशल पावर दे दें, तो वो ये समझे जब सेफ्टी और हालात खराब हो कुछ तो वो इंटरफेयर कर सके। फिर वो कह रहे हैं कि गवर्नर के पास ये पूरी इख्तियारात होने चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हालात खराब हो तो उस टाइम वो मुदाखलत कर सकें। फिर वो कहते हैं कि फ्रेंचाइज जो वोटिंग सिस्टम है लोगों की नुमाइंदगी उसको बढ़ाया जाए। फिर सेंटर में वो कहते हैं कि जो नुमाइंदगी जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे सूबों की हो। जैसे आप देखते हैं वफाक में जो नुमाइंदगी है वो सूबों की नुमाइंदगी आबादी के हिसाब से, तो ये भी वही बात वहाँ पे करते हैं। तो आप देखें आपको एक चीज़ नज़र आती है कि हमने जो अ, आइन बनाया है, जो हमारा निज़ाम है वो आप देखिए वही ब्रिटिश की जो बातें थी उसी को फॉलो कर रही है। फिर वो कहते हैं द काउंसिल ऑफ स्टेट वुड कंटिन्यू एज द अपर हाउस। 2 हाउसेस मैंने बताए थे बनती है 1990 में। But its member would be chosen not on the basis of direct election but on the basis of indirect election by the Brunch Council. लोगों को अपर हाउस में जो आजकल जैसे सेनेट है उसमें उनको भेजा जाएगा, लेकिन उनकी इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं होगी बल्कि इनडायरेक्ट होगी, जैसे आजकल सेनेटर्स की इलेक्शन होती है। बिल्कुल वही मेथड जो साइमन कमीशन रिकमेंड कर रही है हमारे यहाँ यही चल रही है। फिर वो कहते हैं जो मरकजी जो काबीना है एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। उनके पावर्स उनके अंदर जो बंदे हैं वो सारे सेम रहेंगे। इसके अलावा कहते हैं कि द ऑल इंडिया फेडरेशन वाज नॉट कंसीडर्ड प्रैक्टिकल आइडिया फॉर इमीडिएट एग्जीक्यूशन। तो कहते हैं इन दिस इंडिया की ये जो बाद में हम आगे जाके कैबिनेट मिशन में आके इसको डिस्कस करेंगे इंडियन फेडरेशन क्या थी, वो इस टाइम कहते हैं कि इस टाइम ये एक काबिल कबूल आइडिया नहीं है, लिहाजा इसको आप लोग कभी डिस्कस ना करें। और यही होता है, ये पोस्टपोन हो जाता है और 1946 में ये दोबारा आइडिया दिया जाता है। फिर वो कहते हैं बर्मा शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड शुड बी प्रोवाइडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। बर्मा को आज़ाद कर दिया जाए और उसको अपने एक आइन दिया जाए, और आप देखते हैं 1935 में बर्मा आज़ाद हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ब्रिटिश जो है ये चीज़ें ला रही है और प्रपोजल दे रही है कि सब कुछ होना चाहिए। साइमन कमीशन रिपोर्ट देती है। अब रिपोर्ट देने के बाद क्या होता है, इंडियंस इसको किस तरह देखते हैं क्या होता है वो हमने देखना है रद्द अमल। ये इनकी सजेशंस आ गई। इसमें आप देख रहे हैं कि इंडियंस के लिए कोई ख़ास बात आपको नज़र नहीं आती। ये जो बातें ये वो हैं जो ब्रिटिश हुक्मरानी करे ब्रिटिश के फ़ायदे में। तो इंडियंस को क्या मिला? इसमें आप देखते हैं अब क्या मिला है वो इसको डिस्कस करते हैं। इसके रिएक्शन में क्या होता है? दिल्ली मुस्लिम प्रपोज़ल 1927 जब साइमन कमीशन आती है उसी टाइम ये मुस्लिम प्रपोज़ल अपनी एक दे देते हैं। वो कहते हैं कमीशन आ रही है तो उसके सामने हम ये बातें पेश करेंगे। लेकिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली उसमें सारे ब्रिटिश होते हैं तो इसलिए इंडियंस उसका बायकॉट करते हैं। 20 मार्च 1927 में दिल्ली की जगह पे दिल्ली मकाम पे दिल्ली के एरिया में मुसलमान जो अपनी एक सजेशन देते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें पहली बात कि सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे एंड मेड एन इंडिपेंडेंट प्रोविंस। सिंध को अलग किया जाए बॉम्बे से और एक अलग सूबा बनाया जाए। आप देखते हैं साइमन कमीशन इस बारे में कुछ भी नहीं कहती, मतलब ये पॉइंट इग्नोर कर दिया गया। फिर वो कहते हैं कि बलूचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी में उसी तरह के रिफॉर्म्स लाए जाए जिस तरह बाकी सूबों में। अगर आप बलूचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी को सूबा नहीं करते लेकिन उनके अंदर सूबों जैसे जो रिफॉर्म्स है वो ले आए, जैसे आजकल आप देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान है हमारे पास, जो सूबा तो नहीं है लेकिन उसके अंदर रिफॉर्म्स वगैरह सूबों की तरह। वो कहते हैं अगर आप इस तरह करेंगे, पंजाब बलूचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी में रिफॉर्म्स ले आएंगे, तो फिर क्या होगा, मुसलमान जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए राजी हो जाएंगे, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात खत्म करेंगे और हम इकट्ठे होंगे। और इसी तरह ये असल में पॉइंट यहाँ पे जो डाल रहे हैं मुस्लिम्स, इसमें ये आल अपना जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है ना सेपरेट इलेक्टोरेट की, उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं हम हिंदू के साथ कंसीडर करेंगे अपने आप को, सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ देंगे, बदले में ये चीज़ें होनी चाहिए। तीसरी बात वो करते हैं कि पंजाब और बंगाल जहाँ पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी भी ज़्यादा और हिंदू मेजॉरिटी भी ज़्यादा, वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो आबादी के हिसाब से होनी चाहिए। जब आबादी के हिसाब से होगी तो दोनों आबादी मेजॉरिटी में दोनों को बराबर हिस्से मिलेंगे। और वो कहते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर जो मरकज़ी आपकी जो कानून साज़ असेंबली है, वहाँ पे मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। और वो भी मिक्स इलेक्टोरेट, मतलब अगर 3 बंदे जा रहे हैं तो उसमें से 1 लाज़मी मुसलमान होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये अपनी सजेशन देते हैं कि साइमन कमीशन इनको कंसीडर करे। लेकिन आप देखते हैं कि साइमन कमीशन इसमें से कोई भी जो पॉइंट है उसको डिस्कस ही नहीं करती। जब डिस्कस नहीं करती तो इसका क्या रिएक्शन आता है? इसका रिएक्शन ये आता है सबसे पहले जो
ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है वो इसको रिजेक्ट करती है, जो सबसे बड़ी जमात है, ज़ाहिर है उसका रिएक्शन देखना पड़ेगा। जब वो इसको रिजेक्ट करती है तो इंडिया का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है उस टाइम, जो कि लॉर्ड बर्किनहेड है, वो इंडियंस को कहता है अगर आप लोग अपने आप को इतने काबिल समझते हैं और ये समझते हैं कि आप लोगों को इतनी सलाहियत है कि आप ब्रिटिश की रिपोर्ट को नहीं मानते, तो आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के हमें दे दें, हम उसको जो है हिंदुस्तान में लागू करेंगे। तो कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो कहती है ठीक है हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे देंगे। अब होना क्या चाहिए, जब इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन देने के तहत जो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे वो इसमें लाजमी आने चाहिए, क्योंकि उस पर इत्तेफाक था सबका। लेकिन नेहरू की सरबराही में जो रिपोर्ट बनाई जाती है कि ये जो असल में रिपोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन होती है जो बनना है, वो हम देखते हैं उसमें क्या होता है, फिर जिन्ना के 14 पॉइंट्स देखते हैं। इस कमेटी को जो हेड कर रहा था, चेयर करता वो मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू, बाप बेटे दोनों जो है इसमें शामिल होते हैं। अदर मेंबर्स जो मुसलमान होते हैं, अली इमाम और तेज बहादुर, ये चंद्र बोस वगैरह, आईएच कुरैशी, ये सारे लोग इस कमेटी में शामिल होते हैं जो रिपोर्ट बनानी है, कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है। रिपोर्ट जो है लखनऊ सेशन जो होती है ऑल इंडियन पार्टीज की 28 अगस्त 1928 को सबमिट की जाती है। इसमें पॉइंट्स क्या होती है, क्या डिस्कशन होती है, क्या एग्री करते हैं। डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा। जैसे आप देखते हैं बर्तानिया के अभी भी कॉलोनीज है, वेल्स है, पहले उस टाइम कनाडा थी, ऑस्ट्रेलिया, तो कहते हैं उसी तरह उनको आप आज़ाद कर दें, डोमिनियन स्टेटस देते हैं और उनको ब्रिटिश के कॉमनवेल्थ मिले। मतलब ब्रिटिश सिर्फ उनके ऊपर सरबराही करेगी, बाकी इंटीरियर मामला सारे इंडियंस खुद देखेंगे। साइमन कमीशन क्या कह रही थी कि इस टाइम आपने इंडियंस को फेडरेशन वाले निज़ाम नहीं देना, इंडियंस ये चीज़ मांग रहे हैं। दिस पॉइंट was a bone of contention with the younger set of leaders including Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose with for complete independence। अब इसमें कांग्रेस खुद आपस में इनमें इख्तिलाफ थी, कुछ कह रहे थे नहीं डोमिनियन नहीं, हमें पूरी इख्तियारात चाहिए, आज़ादी चाहिए, लेकिन मेजोरिटी कह रही थी नहीं हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। ब्रिटिश क्या देख रही है कि आपको दोनों नहीं मिलेंगी। फिर वो कहते हैं 19 फंडामेंटल पॉइंट्स जो राइट्स जो इंडियंस को, जिसमें वोट मैन और वुमेन को 21 अब वो देने चाहिए, उसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस है, मैरिज है, लाइफ है, प्रॉपर्टी, ये सारी आपको देनी चाहिए हमें। तो ये क्योंकि इससे पहले आप देख लें कोई इंडियंस के लिए कोई बात नहीं है कि उनको राइट्स मिले ना मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ब्रिटिश भी इसमें कोई डिस्कशन नहीं करती। फिर वो कहते हैं इन इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन एंड सिटीजन, शहरियत होने के हिसाब से मर्दों औरतों को एक जैसे हुकूक दें। फिर वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई स्टेट रिलीजन नहीं होना चाहिए, मज़हब का रियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। फिर वो कहते हैं सेपरेट एलुटरेट की जो बात थी वो किसी कम्युनिटी के लिए कोई भी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं हाँ सेपरेट एलुटरेट हम नहीं देंगे, दूसरी तरफ माइनॉरिटी के लिए कुछ सीट्स देंगे, मतलब एक कम्युनिटी को माइनॉरिटी कंसीडर करके सीट्स देंगे, ना कि एक मेजर कम्युनिटी कंसीडर करके सेपरेट आइडेंटिटी देंगे। अब इस पॉइंट से मुसलमानों को एक वो थी, रिजर्वेशन थी कि हम तो एक बड़ी मेजोरिटी, आप हमें माइनॉरिटी में ला रहे हैं तो हमें वो तस्लीम नहीं होगा। नेक्स्ट वो कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रेजिडुअल पावर्स होता है। अब ये कहते हैं कि जो सेंटर है सारे इख्तियारात उसको दिए जाएं और सूबे जो है कमजोर हो जाए। सेंटर को आप पावरफुल करेंगे, सेंटर में मेजोरिटी होगी, मेजोरिटी हिंदूज की होगी, हिंदूज पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कंट्रोल करेंगे। जो माइनॉरिटी या माइनर प्रोविंसेस होंगी जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी होगी वो कुछ भी नहीं कर सकें, क्योंकि सारी पावर फेडरल के पास होगी। आजकल भी आप देखिए इसी तरह का निज़ाम जो है वो बहुत से मुल्कों में चल रहा है। फिर गवर्नर जनरल वो कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया होगा, जिसको ब्रिटिश अपॉइंट करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया होने का मतलब ये वो सिर्फ सरबराही कर सकते हैं, जैसे गवर्नर होते हैं उसके पास इख्तियारात इतने नहीं होंगे। डे टू डे रूटीन सारी जो है वो लोकल इंडियंस चलाएंगे, गवर्नर जनरल सिर्फ उसको देखेगा, आईनी मामलात को देखेगा। फिर वो कहते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट भी हिंदुस्तान में होना चाहिए, ये सजेशन देते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट भी हिंदुस्तान के अंदर बननी चाहिए। फिर वो कहते हैं सूबे अगर आप बनाएंगे हिंदुस्तान में वो ज़बान की बुनियाद पे बनाए जाएँ, जिसमें ज़बान की जो अक्सरियत होगी वो बनाई जाए। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मुस्लिम्स डिमांड कर रहे हैं कि सूबे जो है आप मज़हब के बुनियाद पे बनाए जाएँ, मुस्लिम्स हिंदू की बुनियाद पे बनाएँ। ये कहता है नहीं, आपने अगर सूबे बनाने हैं तो ज़बान की बुनियाद पे बनाएँ। जैसे आप देखें आजकल हमारे पास पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान ज़बान के हिसाब से। तो कहते हैं सूबे आपने बनाने हैं ज़बान के हिसाब से बनाएँ। मतलब ना एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखें, ना मज़हब को देखें, बस आप ज़बान को देखें और उस हिसाब से सूबे बनाते जाएँ। फिर वो कहते हैं जो ज़बान होगी हिंदुस्तान की वो क्या होगी, इंडियन होगी। रिटन ईदर इन देवनागरी स्क्रिप्ट, तमिल एटसेट्रा, ये सारी मराठी, इतना यूज़ ऑफ इंग्लिश टू बी परमिटेड। कहते हैं जो हिंदुस्तान में ज़बान होगी वो इंडियन होनी चाहिए, जो हिंदी टेक्स्ट उसमें होनी चाहिए।
ये पॉइंट आप देखें उसको रिफ्लेक्ट करती है जो 1867 में हिंदी-उर्दू कंट्रोवर्सी हुई थी, यही मसला उठा था। अब पूरे हिंदुस्तान में इंडियन अगर ज़बान की बात करते हैं तो इंडियन लैंग्वेज जो है वो तो उर्दू थी। इंडियन देवनागरी टेक्स्ट तो थी नहीं जो आप इंडियन ला रहे हैं और आप कहते हैं इंग्लिश की यूज़ हो, तो फिर उर्दू कहाँ गई? तो ये यहाँ से आप देखते हैं ये जो नेहरू रिपोर्ट थी प्रैक्टिकली, वो कोशिश कर रही है कि सिर्फ़ हिंदू एक रूल जो है हिंदू राज क्रिएट किया जाए और इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए वो इंडियन हिंदू जो कम्युनिटी है उसको फ़ेवर दे। जब उसको फ़ेवर देगी तो ज़ाहिर है जो दूसरी मेजॉरिटी है वो कंप्रोमाइज़ होगी और वो सबसे बड़ी मेजॉरिटी मुसलमानों की है। ज़ाहिर है आप इस तरह का एक कॉन्स्टिट्यूशन देंगे जिसमें मुसलमानों के राइट्स उनको नहीं मिलेंगे और वो एक माइनॉरिटी में जाएँगे, तो वो कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम यही देखते हैं कि जिनाब 14 पॉइंट्स में आके क्या कहते हैं, वो किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो जिनाह जो है 14 पॉइंट्स में वो कलकत्ता में 1928 में पहले नेहरू रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं जैसे हमने डिस्कस की, कि ये रिपोर्ट बनी उसमें क्या था? तो इसी तरह जिन्ना जो है कलकत्ता की पार्टी में इस रिपोर्ट को सामने रखते हैं, मुस्लिम लीडर्स उसमें डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं क्या होना चाहिए? तो वो ये कहते हैं कि हाँ, ये रिपोर्ट हमें एक्सेप्टेबल है बस इसमें थोड़ी-सी तरमीम होनी चाहिए। अगर वो हो गई तो हम इसको कबूल कर लेंगे, कोई मसला नहीं। पहले वो कहते हैं कि 1 बाय 3rd रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली जो फेडरल है, जो वफाकी जो कानून साज़ असेंबली है आपकी, वहाँ पे मुसलमानों को 1/3 जो है, 3 में से 1 जो नुमाइंदगी दे दें। रिपोर्ट आपकी ओके हमें कबूल है। सिर्फ़ आप ये काम कर दें कि हमें 3 सीट्स होंगे तो हमें 1 नुमाइंदगी, 6 होंगे तो 2 दे दें, 9 होंगे तो 3 दे दें। इस हिसाब से हमें भी वहाँ पे नुमाइंदगी दें। फिर जो है मुसलमान जो है पंजाब और बंगाल में जो है, उनको उनकी आबादी के हिसाब से आप उनकी वो देते हैं, राइट्स देते हैं। हम सेपरेट आइडेंटिटी की बात नहीं करेंगे, इलेक्टोरेट की बात नहीं, लेकिन आबादी के हिसाब से इन 2 सूबों के जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स और बंगाल की पंजाब और बंगाल में, उनको उन आबादी के हिसाब से आप रिप्रेजेंटेशन दे दें। फिर वो कहते हैं जो पावर जो है वो फेडरल की बजाय सेंटर की बजाय प्रोविंसेस में आप दे दें। आप ये 3 काम करते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें नेहरू रिपोर्ट कबूल है। लेकिन हमारी ये 3 पॉइंट्स आप ये तरमीम करके ये 3 पॉइंट्स उसमें ऐड कर लें। क्योंकि आप देखिए मुसलमानों की नुमाइंदगी की कोई बात नहीं हो रही, पंजाब बंगाल की बात नहीं होती है और वो कहते हैं सारे पावर फेडरल में होनी चाहिए। ये कहते हैं नहीं सूबों के पास होनी चाहिए। लेकिन नेहरू क्या कहते हैं, जो नेहरू की लीडरशिप इंडियन लीडरशिप होती है, वो एक बात भी मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं जो हमने लिखा आप वही मानें, आपकी कोई पॉइंट्स हम नहीं मानेंगे क्योंकि आप एक माइनॉरिटी हैं। तो आप देखें वो पूरी जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीडरशिप है, पूरी मुसलमान आबादी उसको इग्नोर कर रहे हैं। वो इग्नोर करते हैं, वो बात सुनने को तैयार नहीं है, कुछ करने तो जिन्ना जो है लास्ट में क्या करते हैं, सिंस दीज़ डिमांड्स ऑफ जिन्ना वर नॉट मेट, यही मैंने आपको बताया कि कबूल नहीं हुई। ही गेव द 14 पॉइंट्स इन मार्च 1929। तो 1928 में वो डिस्कशन करते हैं इस पॉइंट्स पे, नेहरू रिपोर्ट कुछ भी नहीं तो 1929 मार्च में वो अपने 14 पॉइंट्स देते हैं। वो कहते हैं नहीं, जो हिंदुस्तान का आइन होगा वो फिर इस बुनियाद पे होना चाहिए, जो 14 अकात वो बताते हैं। पहली बात ये करते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेसिडुअल पावर्स विद द प्रोविंसेस। वो कहते हैं कि वफाकी निज़ाम होना चाहिए लेकिन सारे इख्तियारात सूबों के पास होने चाहिए। मतलब वफाक होगी लेकिन वो कमज़ोर होगी और सूबे ज़्यादा पावरफुल होंगे। ये जिन्ना का विज़न था, जिन्ना ये चाह रहे थे। इसकी वजह ये थी कि सूबे जब बाइख्तियार होंगे तो जिस सूबों में जिनकी मेजॉरिटी हो मुसलमान तो वो हिंदू की जो हुक्मरानी है उससे बच सकेंगे। फिर वो कहते हैं फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबों को जितने इख्तियारात हैं वो आप सारे दे दें। अपना कानून साज़ी खुद कर सकें, अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर सकते हैं। सिवाय पैसे डिफेंस वगैरह के बाकी सारा जो है वो अपना सूबे खुद चला सकेंगे। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स। आप आइन में किसी तरह की कोई तरमीम नहीं कर सकेंगे जब तक बाकी सूबे जितने भी हैं वो उसके साथ रज़ामंदी शो नहीं करेंगे। मतलब आप देखें वफ़ाक को जो है वो पूरी तरह कमज़ोर कर रहे हैं, फेडरल को। वो कहते हैं अगर आपने जो कुछ करना है जब तक सारे राज़ी नहीं होंगे, उनसे मशवरा नहीं करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कोई कानून साज़ी नहीं कर सकते। फिर कहते हैं ऑल लेजिस्लेचर्स एंड इलेक्टेड बॉडीज़ टू हैव एडेक्वेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन विदाउट रिड्यूसिंग मुस्लिम मेजॉरिटी इंटू अ प्रोविंस ऑफ माइनॉरिटी। वो कहते हैं मुसलमानों को आप बिल्कुल उनकी आबादी के हिसाब से नुमाइंदगी देंगे और कोई ऐसी कोशिश नहीं करेंगे कि उनकी आबादी जो है वो माइनॉरिटी में चली जाए। ये किस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं? नेहरू ये कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट ये कह रही थी कि सूबे आप ज़ुबान की बुनियाद पे बनाएँ। तो ज़ुबान पे आप बनाएँगे तो मुस्लिम मेजॉरिटी टूट जाएगी। तो जिन्ना कहते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो रिलीजन के हिसाब से वो रहेगी और उसको आप हाथ नहीं लगाएँगे। फिर वो कहते हैं मुस्लिम्स जो है उनको आप वो दे दें सर्विसेज़ में और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ में आप जगह दे दें। इसके साथ नेक्स्ट में हम आते हैं फिर वो ये कहते हैं कि सेंटर में आप उनको 1/3 नुमाइंदगी दे दें
फिर यही बात करते हैं कि मेंबर सेंट्रल कैबिनेट्स 1/3 फिर मुसलमानों को सेंट्रल और स्टेट कैबिनेट्स में दे दें। मतलब जो सेंटर में जो कुछ भी होगा वहाँ पे मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। फिर वो कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट भी आप उनको अब देंगे। पहले हम जॉइंट के हक में थे लेकिन आपने नहीं मानी तो हम मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांगेंगे। आगे जाके कहते हैं कोई बिल जो है काबीना पास नहीं कर सकती जब तक उसके 4 में से 3 बंदे उसकी नुमाइंदगी ना करें। ये मेजॉरिटी होती है। अगर आप कोई बिल मुसलमानों के खिलाफ या सिख के खिलाफ या किसी कम्युनिटी के खिलाफ पास करना चाह रहे हैं, जब तक उसके 4 में से 3 लोग उसकी हमायत नहीं करें तो नहीं हो सकता। अब इस रेशो को आपने असल में इंक्रीज़ करना है। 8 होंगे तो उसमें से 6 होंगे। इसी तरह आप उसकी तादाद बढ़ाते जाएँ लेकिन 3/4 का रेशो आपने रखना है जो मेजॉरिटी मैक्सिमम होगी। जब तक वो उसको कोई बिल तरमीम जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आप किसी कम्युनिटी के बारे में उसके हक में उसके खिलाफ कोई बिल पास नहीं कर सकते। मतलब जिस कम्युनिटी के लिए जो बिल होगा उसके लोगों की अक्सरियत जो है उसको कबूल करे। फिर कहते हैं एनी रीऑर्गनाइजेशन ऑफ टेरिटरीज नॉट टू अफेक्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी इन बंगाल, पंजाब एंड डब्ल्यूएफपी। वो कहते हैं अगर आप ये कोशिश करते हैं कि नए सूबे बनाएँगे और इस तरह बनाएँगे कि जिसमें से मुस्लिम मेजॉरिटी जो है बंगाल, पंजाब और एनडब्ल्यूएफपी में चेंज हो, तो हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ना ब्रिटिश कोई भी जो कानून आएगी वो इस मेजॉरिटी को ना छेड़े, किसी भी तरीके से छेड़-छाड़ ना करे कि मुस्लिम मेजॉरिटी माइनॉरिटी में चली जाए। असल में आप देखिए आप मुस्लिम की आइडेंटिटी भी ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं सिंध को जो है आप बॉम्बे से अलग कर दें। इसी तरह एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान में भी रिफॉर्म्स आप ले आएँ। फिर आगे जाके ये कहते हैं कि अपना फुल रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल कम्युनिटीज़। वहाँ पे वो क्या कहते हैं नेहरू रिपोर्ट नो स्टेट रिलीजन, ये कहते हैं फुल रिलीजन फ्रीडम फॉर ऑल कम्युनिटीज़, पूरी मज़हबी आज़ादी होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज राइट्स ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों की जितनी जो हुकूक है सारी इनको मिलनी चाहिए। तो आप देखते हैं ब्रिटिश आई, ब्रिटिश ने एक रिपोर्ट दी साइमन कमीशन के नाम से, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी, वो क्या थी ब्रिटिश अपना सोच रही थी। नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू ने सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचा और मुस्लिम्स को टारगेट किया। 14 पॉइंट्स आए, उन्होंने यही किया कि नेहरू को काउंटर करने के लिए मुस्लिम्स की प्रोटेक्शंस की बात की, लेकिन मेजॉरिटी में बाकी तो आप जब तीनों को कंपेयर करते हैं साइमन कमीशन रिपोर्ट जो थी, नेहरू रिपोर्ट थी और जिनास 14 पॉइंट थे, तो हमें देखना था जो सबसे जो रीज़नेबल, फेवरेबल जो आइडिया था वो सूट कर रहा था बाकी कम्युनिटीज़ में, तो वो जिना 14 पॉइंट्स थे। क्योंकि इसमें मुसलमानों की भी आइडेंटिटी बचाई जा रही थी, बाकियों को भी प्रोटेक्शन दी जा रही थी। कम्युनिटीज़ के जैसे बिल की हम बात करते हैं जब तक मेजॉरिटीज़ को एक्सेप्ट ना करें, इसी तरह कल्चर वगैरह अपना प्रोटेक्ट करनी है। वो लैंग्वेज की बात नहीं करते, ताकि एम्फसाइज़ नहीं करते कि हिंदू रूल हो जाए। तो आप देखते हैं जिन्ना के जो पॉइंट्स थे वो बहुत हद तक सिंसियरिटी शो कर रहे हैं कि एज़ अ इंडियन होके वो हिंदुस्तान में सबके बारे में सोच रहे हैं। कि दूसरी तरफ ब्रिटिश रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट सिर्फ़ एक पर्टिकुलर तबके के लिए सोच रही थी। तो ये थी असल में नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना 14 पॉइंट्स और साइमन कमीशन का मकसद, जो बचपन में आप लोग रट्टे मार के याद करते रहे। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।